डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेईई केमिक्स में। तो आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अनलिमिटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करनी है। अगर आप इस वीडियो को देखने आए तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन करके बैठें, क्योंकि यहाँ पे आज आपको केवल रिवीजन नहीं करवाया जाएगा, ओनली क्वेश्चंस होंगे। और ओनली क्वेश्चंस में आप जानते हो आपको केवल क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको करवा रखा है हमारे। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे इसके लास्ट 25 वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उस पर आप जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है, फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप सब्सक्राइब करो तो मैं और मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वीडियो को स्टॉप करें और करना शुरू कर दें। तो देखिए उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स द करेक्ट ऑफ द रिस्पेक्ट देयर साइज। तो उसने बोला साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओ कि कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो जो आपका एटॉमिक यहाँ पे आयनिक साइज होता है आपका, ठीक है, आपका एटॉमिक रेडियस घटता है, आपका जो साइज होता है वो यहाँ पे घटता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, लेकिन वही आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपका जो साइज होता है वो बढ़ता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चलेगी कि फोर्थ वाली लाइन आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहले देखोगे तो आपका यहाँ पे बेटा मांगे में Mg आ जाता है, ठीक है। फिर बैगन, उसके बाद यहाँ पे डी के बाद आता है यहाँ पे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या आ जाता है, बैगन आलू में यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे क्या, फिर आपका यहाँ पे काशी गणेश संग पार्वती। फिर आपका आता है फास्फोरस वाला। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला तो ऐसे आपका करेक्ट होता है, क्योंकि आपका यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपका साइज डिक्रीज हो रहा है। अब उसने बोला इसमें कौन कौन से करेक्ट है, तो 4 वाला तो यहाँ आपका चारों में है। तो आपको यहाँ पे अगर 4 वाला नहीं भी आ रहा तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 4 तो यहाँ पे सब में है, तो ये तो हमारा करेक्ट होगा ही। और ऐसे क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करके करना होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। बाकी हमको यहाँ दिख रहा है प्लस माइनस। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रेडियाई आपकी यहाँ पे 2 टाइप में है। एक होता है आयनिक रेडियाई, एक होता है आपका कैटाइनिक और एक होता है एनायनिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा आपका साइज जो होगा वो उतना कम होगा, और जितना ज़्यादा आपका निगेटिव साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज़ कम, निगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा। तो यहाँ देखोगे पहले आपको जब यहाँ दिखता है तो यहाँ पे फ्लोरीन है, माइनस के साथ ज़्यादा है, ठीक है। फिर सोडियम प्लस है, फिर यहाँ से आपका जो साइज़ बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो यानी कि इसका साइज़ कम हो रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट होता है। तो यहाँ पे 1 किस में ए, सी और डी में, बी में नहीं है तो इसको ऑप्शन से हटा दिया। अब आप यहाँ पे सेकेंड देखते हो, सेकेंड में क्या है, यहाँ पे T2+ ज़्यादा है, ठीक है। फिर आई आपका ज़्यादा है, ठीक है। फिर सीजियम, फिर Ba2+, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका यहाँ पे सही है। पर वही आप थर्ड में देखते हो तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, अगर प्लस बढ़ेगा तो आपका साइज कम होगा। तो यहाँ पे आपका +4 है, यानी कि चार्ज बहुत ज़्यादा है +2 और +3 से, पर इसने क्या बोला यहाँ पे इसका साइज ज़्यादा है, यानी कि यही आपका गलत है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन ए। और अगर यहाँ पे बच्चों को केवल ये पता होता है ये साइज वाला फैक्टर, तो वो तीसरा तुरंत देखते हो, तुरंत यहाँ पे वो कह देते कि यहाँ पे तो सब में 3 है, बस फर्स्ट वाले में 3 नहीं है, और उसको करेक्ट कराते। तो ये +4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते। सो अब ये क्वेश्चन आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पे ये आपकी मल्टीपल रिएक्शंस पूछी गई हैं, जो आपका हाइड्रोकार्बन प्लस हेलोएल्कीन मिक्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उसने बोला है बेंजीन है, जो रिएक्शन करता है Cl2 से प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ पे क्या लगाएगा, बेंजीन में Cl लगाता है। फर्दर वो रिएक्शन करता है HNO3 और H2SO4 हीट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या करता है, वो नाइट्रेशन करता है, यानी कि यहाँ पे आपका NO2 को लगाता है। फिर वो बोलता है वो रिएक्शन करता है CN KCN से प्रेजेंस ऑफ ETOH और हीट के, ठीक है। तो इसके आगे जब हम लोग से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये Cl को हटा देता है और यहाँ पे क्या लगा देता है, साइनाइड CN, और नीचे आपका सेम NO2 आता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन था और होने लायक था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डायपोल मोमेंट पे स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को स्टॉप करो और इस क्वेश्चन को करना शुरू करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका डायपोल मोमेंट पे, तो डायपोल मोमेंट के स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो।
यहाँ पे आता है आपका डायपोल मोमेंट पे कुछ कैलकुलेशन बेस। तो उसने बोला डायटॉमिक मॉलिक्यूल से ए बी, जिसका आपको यहाँ पे उसने दिया हुआ है डायपोल मोमेंट। फिर उसने बोला है बॉन्ड डिस्टेंस भी यहाँ दी हुई है रिस्पेक्टिवली इंडिकेट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो डायपोल मोमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे क्या होगा, दोनों का 4.8 इंटू 10 के पावर -10। उसने बोल रखा है यहाँ पे आपको डायपोल मोमेंट और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ ए बी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज 4.8 इंटू 10 के पावर -10 इंटू 2.82 इंटू 10 के पावर -8। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13.53 डाइप। फिर आता है आपका डायपोल मोमेंट ऑफ यहाँ पे सी डी, 4.8 इंटू 10 के पावर -10 इंटू 2.67 इंटू 10 के पावर -8। ये निकल के आता है आपका अप्रॉक्स 12.81 डी। तो यहाँ पे नाउ अब हम लोग फाइंड करते हैं आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। नाउ आयनिक परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो यार परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल डायपोल मोमेंट अपॉन डायपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ पहले ए बी का निकालते हैं, तो कितना आएगा हमारा, एक्चुअल कितना है हमारा यहाँ पे उसने दिया है 10.41, हमने निकाला क्या है 13.53 इंटू 100, तो निकल के आता है हमारा ये 76.94%। फिर परसेंटेज ऑफ सी डी का निकालते तो हमारा दिया कितना है 10.27, निकल के कितना आया 12.81 इंटू 100, कितना आता है हमारा 18.17। इसकी कैलकुलेशन मैं ऐसे कर रही हूँ, बट आप लोग इसकी कैलकुलेशन पूरी तरीके से करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जाके कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहाँ आप लोग क्या देखते हो, जो आपका ए बी का परसेंटेज है वो सी डी के परसेंटेज से कम है। तो ऑप्शन देखते क्या बोला, बॉन्डिंग इज 100% आयनिक इन बोथ मॉलिक्यूल्स, नहीं। ए बी हैज मोर आयनिक कैरेक्टर देन सी डी, तो ए बी का जो आयनिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा है सी डी से, तो यहाँ पे तो इसका कम है सी डी से, तो ए बी गलत। अब क्या है, ए बी हैज़ लेसर आयनिक कैरेक्टर देन सी डी, तो ये सही है। फिर यहाँ पे बोला है डी बॉन्डिंग इज नियरली कोवेलेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल्स, तो ये भी यहाँ पे गलत होता है। तो ये क्वेश्चन कितने कितने बच्चों ने सही कर लिया। तो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से, तो वीडियो को स्टॉप करो और करना शुरू कर दो। दिया हुआ है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 300 केल्विन फॉर CCl4 1 H2O गैस, ठीक है। CO2 गैस, HCl गैस आर, इतना आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी। द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू रिएक्शन, तो यहाँ पे डेल्टा यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 1 नहीं, ये आपका लीटर है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको गिवन है, तो यहाँ पे हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पे डेल्टा यू निकालने का, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NRT, ठीक है। अब डेल्टा यू निकालना है, तो इसके लिए हमको डेल्टा एच पता होना चाहिए। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एच इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएजेंट, ठीक है। अब इसको करते हैं, कितना हमें यहाँ पे वैल्यू सारी दी हुई है रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, इसको पुट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जितना भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे रिएजेंट का। तो आता है हमारा -394 प्लस 4 टाइम हमारा HCl है, 4 टाइम -93 रीजेंट। अब यहाँ पे देखो CCl4 है, ठीक है, 107 प्लस 2 टाइम H2O है, तो H2O की कितनी दी हुई है हमें 2 - 242। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है -175 किलो जूल मोल। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, और पुट करने से पहले हमको क्या पता है, एन भी निकालना पड़ेगा। आर और टी की वैल्यू हमें पता है। एन कैसे निकलेगा, तो एन जी निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जितने भी हमारे इसके आगे के कॉफिशिएंट होते हैं गैस के प्रोडक्ट के माइनस रीजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है 4 + 1 5, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ का भी 1 ले लेंगे, यहाँ का 2 लेके 3 कर देते हैं। पर हमने क्या बोला कि डेल्टा एनजी में हम लोग क्या लेते हैं, केवल और गैस का लेते हैं। तो ये CCl4 क्या है, वो हमारा लीटर में है, ये नहीं होगा। गैस में हमारा H2 है, तो उसको 2 लेते हैं और हमारा एन निकल के आता है 3, ओके। तो डेल्टा एच -175 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन हमारा कितना है 3। आर की वैल्यू कितनी होती है हमारी यहाँ पे 0.008314 इंटू टेम्परेचर हमारा उसने बोला हुआ है 300 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा यू सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है -182
0.48, जैसे हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करते हैं और लिखते हैं मैथ्स 182.5 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से आपका थर्मोडायनेमिक्स का है और देन ये क्वेश्चन आपका है ग्राफिकल बेस। तो ग्राफिकल बेस क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो आपको थर्मोडायनेमिक्स में आपसे दो चीज़ें पूछा जा सकता है। एक तो वो थर्मोकेमिस्ट्री से पूछ सकता है जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया, दूसरा वो आपसे थर्मोडायनेमिक्स में पूछ सकता है ऐसे स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन। तो बोला क्या है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन राउंड द साइकिल, आपको ABCD दी हुई है, हैज सो इन द फिगर द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। तो वीडियो को स्टॉप करो और करना शुरू करो। सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन निकालना है एरिया का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगा देना, वर्क डन निकाल लेना है। अब कैसे, देखो जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से आपका P1 है, ये P1 है, ये P1 है, यहाँ 2P1 है, ये आपका P1 ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ P1 कांस्टेंट है, यहाँ आपका 2P1 और यहाँ 2P1 जाता है। यहाँ से VV आपका कांस्टेंट, यहाँ 2V। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, P आपका यहाँ पे 2P1 इसको माइनस P आपका निकल के आता है यहाँ पे आपका P1 प्रेशर। वॉल्यूम आप करोगे तो 2V माइनस V निकल के आता है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम निकल के आता है। वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन अभी बताया। एरिया का क्या होता है, यहाँ पे एरिया होता है आपका जो भी आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट। विड्थ कितनी है यहाँ पे आपको P, हाइट कितनी है V, तो क्या निकल के आएगा PV। तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट होता है C। एक मिनट, 1PV 1PV, देखो ऑप्शन यहाँ दोनों करेक्ट है, यहाँ शायद 1 की जगह कुछ और होगा, ठीक है। तो ऑप्शन वैसे यहाँ A दोनों मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ 1 की जगह कुछ और होगा। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो दिया हुआ है NH4 1m NH4OH एंड 1m HCl आर मिक्स टू मेक अ टोटल वॉल्यूम 300 ml। ए pH ऑफ द मिक्सचर इज 9.26 एंड pKa दिया हुआ है। द वॉल्यूम रेशियो ऑफ NH4OH एंड HCl विल बी x/1, देन द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, ठीक है। मेथड 1 जहाँ पे बच्चे पूरा वैल्यू लेके करेंगे। तो देखो सबसे पहले उसने जो रिएक्शन बोली हम उसको लिखते हैं। NH4OH है एंड NaCl को मिक्स करते हैं, HCl को मिक्स करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, उसने बोला है जो आपका pH है यहाँ पे आपका होगा वो 9.26 है, 9.26 है, यानी कि हमारा बेसिक की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा NH4OH ज़्यादा होगा HCl से एंड 10 मिक्स इज अ बफर, जिसका मिक्सर होगा वो बफर होगा। सिंस HCl विल रिएक्ट विथ इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NH4OH, ठीक है। और फॉर्मिंग क्या करता है, फॉर्म करता है यहाँ पे NH4Cl। तो लेट हम मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा HCl है वहाँ हमारा x मिलीलीटर लग रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारा NH4 क्या लगेगा, NH4OH उसने कितनी वैल्यू यहाँ दी हुई है 300 ml जो टोटल मिक्सर बन रहा है। तो अगर HCl हमारा x है तो NH4OH हमारा कितना होगा 300 माइनस x मिलीलीटर। तो फिर हमारा यहाँ पे NH4Cl क्या बनेगा, x बनेगा मिलीलीटर। रिमेन हमारा NaOH जितना भी हमारा अनरिएक्टेड बचेगा, अनरिएक्टेड कितना बचा, जितनी इसकी वैल्यू माइनस एक्स और कितना रिएक्ट हो गया माइनस एक्स, तो कितना बचा 300 माइनस 2x, ठीक। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, हमारा साल्ट निकाल लिया, उसके अलावा हमने यहाँ पे हमारा बेस निकाल लिया। अब यहाँ पे आता है हमारा POH और PK भी निकालते हैं। तो यहाँ पे PKa दिया हुआ है और PS दिया हुआ है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ये बेसिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, POH इक्वल टू PKb प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस, ठीक है। तो POH निकालना है, PS दिया हुआ है। तो POH का फॉर्मूला क्या होगा हमारा 14 माइनस PH। तो 14 माइनस 9.26 कितना आएगा हमारा 4.74। PKb निकालना है, PKb इक्वल टू 14 माइनस PKa, 14 माइनस 9.26 इक्वल टू निकल के आएगा 4.74। वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो POH की वैल्यू पुट कर दो, PKb की वैल्यू पुट कर दो, साल्ट और बेस की वैल्यू निकाली वो पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। अब सेकंड मेथड यहाँ पे आपका होता है,
जो बच्चे दिमाग लगाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा जिनको कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी, क्या करना है, लेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH बी BBA एंड HCl जो है वो VA है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ बेस इक्वल टू 1 इंटू BB एंड मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू VA इंटू 1। अब यहाँ पे आता है आपका मोल्स ऑफ साल्ट NH4 प्लस आपका साल्ट क्या ये है VA। मोल्स ऑफ, यहाँ पे आपका बेस निकल आता है, रिमेनिंग बेस NH4OH कितना होगा, अब क्या होगा, कितना होगा VB माइनस VA, कितना बचा, ठीक है, कितना वो 60 में गया और कितना बचा, तो VB था वो और 60 में चला गया, तो हमारा कितना बचा VA। अब यहाँ पे हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। POH का फॉर्मूला अभी हमने वैल्यू निकाली थी 4.74, PKB की निकाली थी 4.74 प्लस लॉग में उसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे साल्ट, यहाँ पे हमारा VA है और बेस कितना है BB माइनस VA। ठीक है, ये इधर से इधर गया 1 बचा। ठीक है, इधर आएगी वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू VA अपॉन BB माइनस VA। सॉल्व करेंगे तो BB माइनस BA इक्वल टू VA इधर गया तो BB इक्वल टू 2VA, तो कितना आएगा हमारा BB अपॉन VA इक्वल टू 2 रेशियो अपॉन 1। तो यहाँ पे x हमारा कितना निकल के आएगा 2, और यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका यहाँ पे बफर सोल्यूशन पे ही है, तो बोला है अ बफर सोल्यूशन हैज इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 m NaOH एंड 0.02 m NH4Cl PKB ऑफ द बेस। तो pH फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका वही फॉर्मूला लगेगा POH का इक्वल टू PKB प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, होमवर्क है। अब बच्चे हिंट मांगते हैं तो हिंट मैं आपको क्या दे देती हूँ, देखो PKB आपको यहाँ पे बोला क्या है 5, ठीक है 5 प्लस लॉग साल्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.02, बेस 0.2, इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, POH निकालो, जब POH आ जाएगा तो हमें pH निकालना है, तो pH इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस POH, तो यहाँ से हमारा pH आएगा आंसर 10। सॉल्व हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है, वीडियो को स्टॉप करो और करना शुरू कर दो। दिया हुआ है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड। तो आपको जो कंपाउंड है उनमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले S8 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो S पे तो हमारा 0 चार्ज हुआ। ठीक है, अब देखते हैं H2O3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस में आप देखोगे तो सल्फर का निकालना है, 2 है तो 2x प्लस 3 मोल ऑक्सीजन के हैं, कितना चार्ज होता है यहाँ पे -2 और बाहर कितना चार्ज है इक्वल टू -2, तो x कितना निकल के आएगा यहाँ पे आपका 2, तो यहाँ पे कितना हो गया +2। अब ऐसे S4O6 के निकालेंगे तो कितना आएगा 4x 6 -2 चार्ज इक्वल टू -2, 4x 6 2 नहीं 12 इधर गया आपका प्लस में हो जाएगा, 2 हटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, x कितना निकल के आएगा 2.5, तो ये कितना आता है 2.5। H2O8 का निकालोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 8 -2 चार्ज इक्वल टू -2, 2x -2 16, 2x इक्वल टू 14, x निकल के आप 16 14 16 इधर, तो आपको कुछ यहाँ पे निकल के आएगा 7 या फिर 6 समथिंग, ये एक बार आप लोग सॉल्व कर लेना तो यहाँ आएगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज H2O8 2 का आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग के ऊपर खुद निकाल से इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉरी दिया हुआ इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2H2O3.5H2O इन द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी रेडॉल्फ प्लस मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मान लो तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, रिएक्शन दे दी। ठीक है,
तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। रिएक्शन दी हुई है हमें, उसने क्या बोला, इक्विवेलेंट मास निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हमें एन फैक्टर निकालना है। इक्विवेलेंट मास के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे हमें मोलर मास निकालना है, मोलर मास हमारा यहाँ पे कितना आएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। एन दिया हुआ है, एन का कितना होता है 23, कितना है 2 मोल, प्लस सल्फर कितना है हमारा, होता कितना है सल्फर का हमारा 32, कितना है 2, प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस 5 और H2O का कितना होता है 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 248। तो यहाँ मोलर मास कितना हुआ 248। अब यहाँ पे हमें एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर कितना कैसे निकालेंगे, चार्ज का। तो यहाँ पे जो हमारा थायोसल्फेट आयन है यहाँ पे, वो आपका कितना यहाँ पे आयन लूज कर रहा है, केवल -1। यहाँ पे आई हमारा कितने में जाएगा -1 पे, यानी कि हमारा कितना आयन लूज कर रहा है, केवल -1 का। तो यहाँ पे हमारा एन फैक्टर कितना होगा 1, तो यहाँ 1 आएगा। तो आंसर कितना होगा 248। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वीडियो को स्टॉप करो और करना शुरू करो। तो दिया हुआ है गिवन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिप इफेक्ट ऑफ आर इन R(CH2) डबल बॉन्ड CH2 वेयर आर इज। तो देखो ये क्वेश्चन आपका हाइपर कंजुगेशन का है, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC का है। हाइपर कंजुगेशन में आप जानते हो क्या होता है, तो इस पे BSP लिखो, यानी कि वर्सन में हमें स्पेशल पॉइंट क्या होता है यहाँ पे आपका, जितना भी ज़्यादा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, आपका हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, यानी कि जो आपका हाइपर कंजुगेटिव होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे जितना आपको हाइड्रोजन मिलेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बढ़ती जाएगी। आप यहाँ पे Me3 में देखोगे तो यहाँ CH3 होता है 3 हाइड्रोजन, इसमें देखोगे C2H5 होता है, यानी कि एक कार्बन में कितने, यहाँ पे एक कार्बन में आपके पास कितने होंगे, यहाँ पे C2H5 ऐसे होगा। फिर M2CH होता है, फिर M3CH, यानी कि जैसे जैसे आपके बढ़ता जा रहा है आपके यहाँ पे जो होते हैं हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें होंगे, Me3+ में। एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन लेके वो बैठेगा, वो कितना ज़्यादा खुश होगा। जैसे ये कार्बन हमारा 3 CH3 से जुड़ा, यानी कि इसके पास तो आपका एक ही हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जो भी वो किसी कंपाउंड से जुड़ा होगा, मान लो R से जुड़ा है तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें है, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से। तो वीडियो को स्टॉप करो और करना शुरू करो। और कितने क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हो वो कमेंट में ज़रूर बताओ कि मैम मैंने इतने में से इतने क्वेश्चन कर लिए और यहाँ पे मेरे को डाउट हुआ, यहाँ पे आप फंसे। इससे ये होगा कि आपको एनालाइज होगा, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पे रुक रहे हो, और जिस टॉपिक पे आप रुक रहे हो उस टॉपिक को जाओ, फिर से रिवीजन करो, देन फिर से क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करो। ये वीडियो आपके लिए केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे मैं आपको बैठ के करा रही हूँ और आप एकदम बैठ के कर ले रहे हो, ये नहीं होता। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करो, आप खुद कॉपी किताब पेन लेके बैठो और करना शुरू करो। तो दिया हुआ है द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.85 ग्राम ऑफ ZnCl2 इन 125.0 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज करता है -0.230 डिग्री सेल्सियस द अपेरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, यानी कि हमें अल्फ़ा निकालनी है। ठीक है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे अल्फ़ा का हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है मोलिकुलर वेट। कैसे निकलेगा, KF × W अपॉन 1000 अपॉन डेल्टा TF × W। वैल्यू दी हुई है, पुट करते। KF वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 1.86 इंटू W हमें दिया हुआ है यहाँ पे 0.85 इंटू 1000। डेल्टा TF यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे डेल्टा TF आपको दिया हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस 2.3 होगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा 2.3 प्लस का 2.3, एक मिनट, 0.2.3 इंटू 125। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 55 ग्राम। अब इसमें देखो आपको ZnCl2 है, तो यहाँ पे आप देखते हो ZnCl2 जब ये ब्रेक होता है तो Zn2+ और Cl- में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे I निकाल लेते हैं। I क्या होगा हमारा, I हमारा M
जो हमारा नॉर्मल होता है, और नॉर्मल, और m हमारे यहाँ पे जो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो 135, अभी 135 जो हमको यहाँ पे गिवन होता है, Z in cell 2 का वेट हमारा कितना होगा, m मॉलिकुलर वेट। तो जो Zn का होता है 65.3, cell 2 + 2 इंटू 35.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आता है हमारा कुछ 35 एक मिनट 35.9 अपॉन m हमने कितना ऑब्जर्व किया यहाँ पे 55 ग्राम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आता है हमारा 2.47। अब यहाँ पे i हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हमें i निकालना है इससे। i क्या होगा यहाँ से हमारा, Z in cell 2 हमारा 1 - अल्फा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अल्फा, यहाँ बनेगा 2 अल्फा। तो वैल्यू क्या करते हैं ऐड, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। ये i हमारे किसके इक्वल टू है 2.47 के। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो अल्फा आता है 73.5%। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक्वा सोल्यूशन पे। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से सोल्यूशन चैप्टर से, और आप कहोगे कि मैम आपने फिर से फ्रीजिंग पॉइंट पे क्यों लिया, क्योंकि आपके लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो फिर से फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो आप सभी ने फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा है, बोला है इतना वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ KB एंड KF ऑफ द वाटर आर रिस्पेक्टिवली इतना, देन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बताना है। डेल्टा TF आपका कितना होता है I.KF.m, और डेल्टा TF आपका कितना होता है यहाँ पे I.KB.m, ठीक है। हमें यहाँ पे एलिवेशन बताने यानी कि डेल्टा TB बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखो क्या करोगे, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB, ठीक है, इक्वल टू I.KF.m अपॉन I.KB.m। m हट गया, I हट गया। डेल्टा TF की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है यहाँ पे 0.186। डेल्टा TB की निकालनी है, KF आपको दोनों के दिए हुए हैं, तो कितना है 1.86 अपॉन 0.52, ठीक है। एक मिनट 1.86 और कितना, तो इसको आप जब करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा TB आपका कितना निकल के आता है यहाँ पे 0.052। बच्चे यहाँ A और D में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अच्छे से देखो, यहाँ पे 0.186 है, यहाँ पे 1.86 है, तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन था। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। दिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 40 days. If 32 gram of the element is stored for 160 days, calculate the weight of the element that would remain in gram. तो ये आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक का। वीडियो को स्टॉप करो, करना शुरू करो, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो मेथड 1 क्या बोला है यहाँ पे, आपको क्या क्या गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन है N0 इक्वल टू 32 ग्राम, T हाफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे 40 days, एंड उसने बोला है दिस एलिमेंट इज स्टोर्ड बाय 160 डे, यानी कि T आपको दिया हुआ है 160 days, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है, NT इक्वल टू N0 इंटू 1/2 N कहाँ से निकालेंगे, तो N इक्वल टू होता है T अपॉन T हाफ। T दिया हुआ है 160, T हाफ दिया हुआ है 40, कितना आएगा आपका यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, N0 हमें कितना है वो दिया हुआ है 32 इंटू 1/2, N हमारा कितना है 4, 32 इंटू 1/4 16 डिवाइड हुआ तो कितना आएगा 2 ग्राम। तो आंसर कितना होता है 2 ग्राम। ये होता है आपका मेथड करने का। अब आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होता है आपका यहाँ पे जो बच्चे स्मार्ट काम करते हैं, कैसे, जब आपका जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाता है, या फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, आफ्टर एवरी हाफ लाइफ मास बिकम हाफ। जैसे आपकी हाफ लाइफ होती है वो बढ़ती है, तो आपका क्या होता है मास भी बढ़ता है। यहाँ पे आप जब देखोगे डायग्राम, तो यहाँ पे देखो आपका एन है, एक मिनट, ये देखो, हाँ यहाँ पे आपको n दिख रहा है, ठीक है। n आपका फिर हाफ हो गया, क्या हो गया N0/2, फिर ये हाफ हो गया, यानी कि हाफ होता जा रहा है, फिर कितना हो गया N/4, फिर ये हाफ हो गया, कितना हो गया
एन नॉट बाई 8, फिर ये हाफ हो गया एन नॉट बाई 16, तो ये हाफ होता जाता है आपका। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो जैसे आपका सबसे पहले उसने क्या बोला 32 था, कितना था 32 ग्राम था, फिर उसने हमारा एन कितना निकल के आया 4, यानी कि 4 टाइम होगा, तो 32 था, हमारा हाफ हुआ कितना होगा 60, ठीक है पहला हमारा केस। फिर दूसरा, फिर ये हाफ हुआ तो कितना होगा 8, दूसरा केस, फिर ये हाफ हुआ कितना हुआ 4, तीसरा केस, फिर ये हाफ हुआ कितना हुआ 2, फोर्थ केस, यानी कि ये 4 तक पहुंचने पे कितना हो जाएगा 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम। तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका आता है, आंसर होता है 2 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स से, बोला गया है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, यहाँ देखो उसने बोला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वल एंड 60% ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड इन 30 सेकेंड, जो उसकी 60% रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स में। हाउ मच टाइम विल बी टेकन इन 20% कम्प्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर पे ऑलरेडी क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन आपको देखना है। दिया हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन वगैरह दी हुई है, तो पहले तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए, वीडियो स्टॉप करिए, जितने बच्चे ने फर्स्ट डिग्री या 0 डिग्री किया होगा वो कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन आपको लगेगी बट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो 4 सेकेंड ऑर्डर K2 आपका कितना होगा 1/T x अपॉन A 1 माइनस एक्स, ठीक है। जहां हम क्या करते हैं लेट ए हमारा 1 है, ठीक है, लेट कर लेते हैं ए हमारा 1 है, तो टी कितना दिया है 1/30 इंटू एक्स हमारा क्या बोला है वो 60% कंप्लीट हो जाता है 0.6 अपॉन ए हमारा 1 है, 1 माइनस 0.6 निकल के आता है 1/30 इंटू 0.6 अपॉन 0.4। अब हम फिर से निकालते हैं यहाँ पे हमारा नाउ K2 ये हमारा कितना था 60% के लिए, अब निकालते हैं 20% के लिए K2, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे हमारा 30 इंटू K2 के लिए यहाँ पे हम निकालते हैं, तो x हमारा यहाँ पे आएगा 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 कितना होगा 0.8। एक मिनट, तो यहाँ पे हमारा t आएगा, हमको यहाँ क्या निकालना है t आएगा, t तो निकालना है 30 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इनको इक्वल कर देते हैं दोनों K2 को, तो 1/30 इंटू 0.6 अपॉन 0.4 इक्वल टू 1/T इंटू 0.2 अपॉन 0.8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा t निकल के आएगा यहाँ से हमारा 5 सेकेंड, आंसर आता है हमारा 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर से, द रेडियस ऑफ La3+, एटॉमिक नंबर ऑफ La57 is 1.06 angstrom. Which one of the following gives value will be closest to the radius of Lu3+? तो एटॉमिक नंबर आपको Lu का दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये आपको DNA ब्लॉक का है, पहला तो क्वेश्चन ये आपको DNA ब्लॉक का। देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, आपको रेडियस La3+ की आपको दी हुई है, देन फॉलोइंग हमको क्लोजेस्ट रिएक्शन Lu3+ की निकालनी। तो देखो जो तुम्हारा आयनिक रेडियाई होता है, आयनिक रेडियाई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/Z के। देन अब देखो यानी कि क्या होगा Z2/Z1 इक्वल टू इसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है 1.06 एंगस्ट्रॉन अपॉन हमें आयनिक रेडियाई निकालनी है ऑफ Lu3+ की, ठीक है। हमारा Z2 कितना है यहाँ पे दिया हुआ है Lu का 71 और हमारा Z1 है वो कितना होगा यहाँ पे 57, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आयनिक रेडियाई ऑफ Lu3+ 1.06 इंटू 57 अपॉन 71, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.85 एंगस्ट्रॉन। तो ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होता है सी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब विजुअल लाइट। तो यहाँ पे कौन है जो आपकी विजुअल लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन को आप लोग स्टॉप करो और करना शुरू करो। यहाँ पे आपका सब लोग एक VSP लिख लीजिए, वर्सम एंड स्पेशल पॉइंट क्या होता है, जब हायर विल बी, जब आपके यहाँ पे हायर विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने ज़्यादा आपके यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सो
हायर विल बी एब्जॉर्प्शन, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट उतना ज़्यादा होगा, विजिबल लाइट ज़्यादा होगा। अब आप ये कहोगे कि मैम पॉइंट तो समझ आ गया, हम करें कैसे? तो क्या करना है, हमने बात कर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ H2 है, ये हमारा निगेटिव एलिमेंट, सॉरी न्यूट्रल एलिमेंट होता है, तो ऐसी पे कितना आएगा 3+। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और देखना है कितने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसे यहाँ पे Ti पे, V पे, Zn पे, और यहाँ पे आपको बताना है जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा ये लाइट ऑब्जर्व करेगा। तो ये आपका होमवर्क है, अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन आपका सी करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से दिया हुआ है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड अस। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट एनसीईआरटी। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट होता है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। और अगर आप जैसे आप समझोगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है आपकी, वो जब तक आपका जैसे ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके ब्लॉक हैं, जितने भी यहाँ पे आपके सेल होते हैं, जो होता है DXY, DY Z, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। क्या होता है यहाँ पे लिगेंड, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये खिलौने हैं, घर पे पड़े हुए खूब सारे खिलौने हैं, और यहाँ ये बच्चा है। जब तक ये बच्चा इन खिलौनों से दूर है तो ये खिलौने क्या होंगे, सिस्टमेटिक मम्मी ने रखे होंगे। लेकिन जैसे ही ये बच्चा खिलौने के पास आया, खिलौने क्या होंगे, जब बिखर जाएंगे, यानी कि अनसिस्टमेटिक हो जाएंगे। सेम उसी तरीके यहाँ पे होता है आपका डी में। यहाँ की सारी एनर्जी होती है, सबकी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है। जब तक ये लिगेंड होता है वो दूर होता है, जब ये लिगेंड जैसे ही इसके पास आने लगता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, वो कम ज़्यादा होने लगती है। जिसमें क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, ठीक है, दोनों के अलग अलग होते हैं, ऐसे 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो उनकी एनर्जी पे गैप आता है और जो भी चीज़ होती है उसमें आपका रिलेशन बन के आता है कि आपका डेल्टा टी और आपका ऑक्टाहेड्रल -4.9 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, द स्लोप इज आर्नियस प्लॉट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ये आपका ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ्स में कहीं भी डाउट आ रहा है तो आपके लिए कल हम यहाँ पे कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ का वीडियो लेके आ जाएंगे। तो आप उनके सारे वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, आपके सारे भी ग्राफ के क्वेश्चन होंगे वो उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, जो आपका होता है आर्नियस इक्वेशन, क्या होता है, K = AE - EA 2.303 RT। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है, तो क्या होता है, log K = log A - EA अपॉन 2.303 RT। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमें y = mx + c के फॉर्म में दिखता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, y c + mx के फॉर्म में। तो जो हमारे यहाँ पे m होता है, स्लोप होता है, वो नेगेटिव में दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो उसने बोला है यहाँ पे प्लॉट स्लोप होगा इक्वल के, तो m ये हमारा इक्वल होगा इसके नेगेटिव में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वीडियो स्टॉप करो और करना शुरू करो। दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ द ट्रांस 2 फेनिल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक QH प्रोड्यूस। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसने क्या बोला था, साइक्लोपेंटेन बना लिया। उसके बाद उसने क्या बोला, 2 फेनिल 1 ब्रोमो, 2 फेनिल 1 ब्रोमो, 2 पे फेनिल, ठीक है, 1 पर ब्रोमो है, ठीक है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे H आप लगा लेना। रिएक्ट करता है QH से, जब वो QH से अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे रिएक्शन होती है आपकी E2 रिएक्शन। तो E2 में रिएक्शन से ये हटता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा pH यानी कि हमारा फिनोलिक सेम ऐसे ही रहता है। क्या बनता है ये हमारा, तो IUPAC आपने पढ़ी होगी, लिखो 3 पे फेनिल, एक मिनट,
यहाँ से देखो डबल बॉन्ड है तो यहाँ से इस बार काउंटिंग स्टार्ट होगी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया मैम 2 पे ही फेनिल, और वो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो गई इस जगह से, जहाँ से हमारी इन स्टार्ट होती है 1 2 3, 3 पे फेनिल साइक्लोपेंटीन। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है आपको, और आपको रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, रिएक्शन क्या हुई है C2H5O प्लस 4OH से रिएक्शन करता है रेड फास्फोरस प्लस HI। तो रेड फास्फोरस और HI होता है क्या सबसे पहले, तो ये क्या होता है, ये मोस्ट पावर मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, ईथर्स को करता है, अल्कोहल को करता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह को ये करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये ईथर को जब यहाँ पे ये रिड्यूस करता है तो क्या बना देता है 2x क्या बन के आएगा हमारा C2H6H5, यहाँ पे हमारा एथीन बन के आता है। ठीक है, जब ये रिड्यूस कर देता है तो ये नॉर्मल एल्केन की चेन में बना देता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है, और पार्ट 1 में आपको मोस्टली यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री देखने के लिए मिली होगी। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मोस्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो अच्छे से पार्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे 20 to 21 अप्रॉक्स ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं वो आप कमेंट में बताइए। और अगर आपके प्रिपरेशन आपके पेपर को कम दिन बचे हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो आपको 50 to 60 क्वेश्चन सेल्फ बन जाने चाहिए। तो आपके कितने क्वेश्चन बने हैं वो आप बताइए, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।